दाढ़ी वाले सांप से लेकर बोलने वाले सांप तक, बैंडेड करेत के वेनम से लेके रेड नेक किलबैक के एंटी वेनम तक, ऐसे कई सवालों का जवाब हमने पिछले 17 से 18 एपिसोड्स में हमें दिया है। और आज हम दोस्तों आए हैं आपके सामने फिर से आपके सवाल का एक नया संस्करण लेके आपके सवालों के साथ। तो अमित जी, आज का पहला सवाल है डॉक्टर GM शर्मा जी का। इनका सवाल है कि क्या ऑफियोफैगी कोई सिग्नल है नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर, या ऐसा कुछ होता है, कोई अपशकुन का ये संकेत है? अगर आम बोलचाल में पूछा जाए तो अगर सांप को खाते हैं तो क्या किसी अपशकुन का इस संदेश लेकर आते हैं? अक्षय, होता क्या है कि जंगलों में ओफियोफैगी तो बहुत आम बात है, लेकिन इंसानों के लिए इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। इंसान ने इतना मतलब क्लोजली या इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे ओफियोफैगी नहीं देखी है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके लिए नई हो, जो मतलब उनकी समझ के बाहर हो, तो वो उसको बैड ओमन से जोड़ देते हैं। उनका मानना है कि इससे जो है कुछ खतरे के संकेत प्रकृति इनको देना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है जो जंगलों में हमको देखने को मिलती है। इसी से नेचर का, प्रकृति का बैलेंस बना होता है। भले सांप के दूसरे शिकारी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सांप ने क्रमिक विकास में अपने आप को इस तरीके से विकसित किया है कि वो छोटी से छोटी जगह में छुप सकते हैं, बिलों में जाके रह सकते हैं। तो उन जगहों से उनको निकाल पाना पक्षियों के बस की बात नहीं है, या उनके बड़े शिकारियों की बस की बात नहीं है। तो उन सांपों को खाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए एक सांप ही परफेक्ट जीव हो सकता है। इसीलिए नेचर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए ओफियोफैगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको किसी भी बैड ओमन से जोड़ के न देखा जाए। अगला सवाल अमित जी एपी बिश्नोई जी का है। काफ़ी पहले इन्होंने ये सवाल पूछा था और सेम ही क्वेश्चन अभिषेक शुक्ला जी का भी है। दोनों का सवाल काफ़ी सिमिलर है, इसलिए एक साथ ही दोनों को इंक्लूड किया गया नामों को। इनका सवाल है कि एक कोबरा, क्रेत या वाइपर में कितने अमाउंट ऑफ जहर होता है उनकी वेनम ग्लैंड्स में, या फिर अगर ऐसा कहा जाए कि एलापिड्स ऑफ वाइपर, क्योंकि डिफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल है, एलापिड्स ऑफ वाइपर्स में कॉम्बिनेशन में वेनम का आउटपुट क्या होता है, क्या उनके वॉल्यूम होता है वेनम ग्लैंड में, ये जानना चाह रहे थे। साथ ही साथ इनके सवाल का अगला हिस्सा ये भी है कि बाइट के दौरान कौन सा सांप कितना जहर छोड़ सकता है जी। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि उनके वेनम ग्लैंड्स में वेनम की कितनी क्वांटिटी होती है। ये बता पाना अक्षय ऑलमोस्ट असंभव है, क्योंकि सांप जो है शिकार करते रहते हैं और उनका जो वेनम है वो रिप्लेनिश होता रहता है। तो एक फिक्स टाइम में उनके ग्लैंड में कितना वेनम भरा है, ये अगर आपको जानना है तो उनके ग्लैंड्स को निकालना होगा आपको कम्प्लीटली। बिना निकाले आप वॉल्यूम का पता नहीं लगा सकते कि एट अ टाइम उनके ग्लैंड में कितना वेनम जो है वो भरा रहता है। दूसरी बात कि बाइट करते समय वो कितना वेनम रिलीज़ करते हैं, ये भी कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि बाइट करते समय कंडीशंस क्या हैं। सांप अपने बचाव के लिए बाइट कर रहा है, या बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, नाराज़ हो गया है। हमने देखा है कि कई बार सांप जो हैं वो बहुत हल्का सा वेनम छोड़ते हैं, जिसका ज़्यादा इफेक्ट विक्टिम के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। वही सांप दूसरे कंडीशन में इतना ज़्यादा वेनम छोड़ देता है कि विक्टिम के पास प्रॉपर समय ही नहीं होता हॉस्पिटल पहुंचने का। तो ये वेरी करता है, कंडीशन कैसा है, सांप की मानसिक स्थिति कैसी है। ये दोस्तों जैसा अमित ने बताया, इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे वाइपर रेट्स की हम बात करते हैं, रसेल्स वाइपर का एग्जांपल लेते हैं। तो एक स्टडी के हिसाब से रसेल्स वाइपर के कुछ इंडिविजुअल्स को मेजर किया गया, उनके वेनम आउटपुट को मेजर किया गया, जहाँ पर रसेल्स वाइपर की एक एवरेज लेंथ ली गई। जो अडल्ट्स होते हैं 111 सेंटीमीटर के आसपास उनकी एवरेज लेंथ थी, और उनका जो वेनम आउटपुट था, जो एवरेज वेनम आउटपुट था, वो 21 मिलीग्राम से लेकर 280 मिलीग्राम के आसपास था। और वहीं जो जुवेनाइल थे, यानी 80 सेंटीमीटर से कम जिनकी लेंथ थी, उनका जो वेनम आउटपुट था वो 8 mg से लेकर 80 mg तक था। यानी कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो 8 mg, जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो 80 mg। और अगर आप अडल्ट्स में देखें तो ये 21 mg से 280 mg तक जाती है। यहाँ एक बात हमको स्पष्ट हो जाती है कि लेंथ से
सांप के साइज से वेनम ग्लैंड्स पर असर पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वेनम ग्लैंड भी बढ़ेगा और उसका जो कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वेनम है वो काफ़ी बढ़ेगी। इसके बाद जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि वेनम क्या रिलीज़ किया जाता है, तो अगेन उसी स्टडी में फर्दर ये बताया गया कि अडल्ट वाइपर्स जो होते हैं वो 45% फर्स्ट बाइट में, जो फर्स्ट बाइट होती है आफ्टर फुली केप्ट इन कैप्टिविटी, ये कैप्टिविटी में रखे गए स्नेक्स की बात हो रही है, क्योंकि वाइल्ड स्नेक्स का सडन आप पता नहीं लगा सकते, कैप्टिविटी में रखे गए स्नेकों पर आसानी से स्टडी की जा सकती है। तो फर्स्ट बाइट में 45% तक अडल्ट्स ने रिलीज़ किया और शॉकिंगली 80% तक जुवेनाइल्स ने अपने वेनम को रिलीज़ कर दिया फर्स्ट बाइट में ही। ऐसा क्यों होता है कि जुवेनाइल जो है वो ज़्यादा आउटपुट रिलीज़ करते हैं या ज़्यादा वेनम छोड़ते हैं और जो अडल्ट्स होते हैं वो थोड़ा कम छोड़ते हैं? अक्षय, हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, जहां हमने यूट्यूब के एक वीडियो को एनालाइज़ किया था, जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि जो जुवेनाइल सांप होते हैं वो ज़्यादा आक्रामक नहीं होते हैं, और हमने इसका खंडन किया था। हमने ये बताया था कि जुवेनाइल सांपों का न तो अपने टेम्पर पे न अपने फैंग्स और ग्लैंड्स पे प्रॉपर कंट्रोल होता है, तो जब वो बाइट करते हैं तो वो ज़्यादा जहर छोड़ने का प्रयास करते हैं। और ये साइंटिफिक स्टडीज़ में भी ये बात प्रूव हुई है कि जो जुवेनाइल्स हैं भले ही उनके पास कैपेसिटी कम हो, लेकिन जितनी कैपेसिटी है वो उसका ज़्यादा परसेंटेज जो है वो छोड़ने का हर बार प्रयास करेंगे, बिकॉज उनका कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं एडल्ट के मुकाबले कम देखने को मिलता है। एक ये तो हुई वाइपरेट्स की बात दोस्तों। अब एलापिड्स में अगर हम आते हैं तो सबसे ज़्यादा वेनम आउटपुट अगर किसी स्नेक का अभी तक रिकॉर्ड किया गया है तो अफ्रीकन फॉरेस्ट कोबरा है, 1100 mg के आसपास इनका रिकॉर्ड किया गया था। और अगर वाइपरेट्स में बात करें तो गबून वाइपर के साथ साथ ईस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक का भी रिकॉर्ड है, जहां पर ईस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक ने 850 mg के आसपास रिलीज किया था। जी, गबून वाइपर्स ने भी 1000 mg तक रिलीज किया है, और गबून वाइपर को पीछे छोड़ते हुए फॉरेस्ट कोबरा ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा 1100 mg के साथ। तो ये दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे एलापिड्स और वाइपरेट्स काफ़ी समय से वेनमस है और कुछ स्नेक जो हैं अभी अभी एवोल्यूट हुए हैं, जैसे बूम स्लैंग की आउटपुट जो होता है वेनम का वो मात्र 2 mg होता है, लेकिन उसका LD50 इतना खतरनाक है, मतलब उसके वेनम की पोटेंसी इतनी खतरनाक है कि वो 2 mg में ही लोगों को बेहोश कर सकता है, मार सकता है। अफ्रीका के कुछ बहुत ही खतरनाक जहर में से एक है बूम स्लैंग का जहर, और ख़तरनाक बात यह है कि इसका कोई एंटीवेनम भी मौजूद नहीं है बूम स्लैंग के जहर का। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो हम आपको जानकारियाँ दे रहे हैं वेनम आउटपुट की, ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है। बिल्कुल, ये कैप्टिविटी में रखे हुए सांपों के लिए है, इसलिए ये बिल्कुल ना समझा जाए कि ये वाइल्ड में रहने वाले सांपों के बिल्कुल बराबर होगा। ये डिफ़र हो सकता है ये आंकड़ा, लेकिन जानकारी हम आपको कैप्टिविटी में रखे सांपों की ही दे सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड में जो भी सांप होते हैं उनको एक्सपेरिमेंट्स के लिए आप सीधे जाके पिक नहीं कर सकते और उन पे सीधे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं हैप्पी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अगर सेटिस्फैक्शन या कोई और क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है आज का वो है विश्वरंजन सतपथी जी का, रेगुलर व्यूअर हैं, और इनका सवाल मिल्किंग प्रोसेस को लेके था कि क्यों हमारी कंट्री में मिल्किंग प्रोसेस काफ़ी पुअर है, या फिर जो स्नेक रेस्क्यूअर्स होते हैं क्या वो मिल्किंग प्रोसेस नहीं कर सकते। तो मैं सवाल पर आने से पहले या आपकी टिप्पणी जाने से पहले एक छोटा सा नोट छोड़ना चाहूँगा सतपथी जी आपके लिए कि स्टंटबाजी से ही फुर्सत नहीं मिलती और मिल्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अगर आप धत्ता बताएंगे तो मिल्किंग प्रोसेस पूरा नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस समय पूरा हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मिल्किंग प्रोसेस एक बहुत ही प्रोफेशनल काम है, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लगती है उसमें परफेक्शन के लिए। उसके बावजूद एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। आप देखते हैं बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इसमें लगे होते हैं, और हमारे यहाँ लोगों की टेंडेंसी ये है कि लोग सर्कस दिखाने में ज़्यादा यकीन करते हैं, प्रोफेशनलिज्म को किनारे छोड़ अगर हम रेस्क्यूअर्स की बात करें तो कुछ लोग हैं जो बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से काम को करते हैं। दक्षिण भारत में अगर आप इरूला जनजाति के लोगों को देखेंगे जो कभी स्नेक हंटर्स हुआ करते थे, लेकिन डॉक्टर रोमुलस व्हिटेकर जी ने उनको किस तरीके से ट्रेन किया, किस तरीके से उनको हैंडल किया,
और आज वो इंडिया के बेस्ट स्नेक मिल्कर्स में उनका नाम शुमार है पूरी जनजाति का। आपको जान के दोस्तों आश्चर्य होगा कि भारत के एंटी वेनम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो 80% वेनम सप्लाई होता है वो इरूला जनजाति ही मिल्क करके देती है। और ये काफ़ी कहना चाहिए दुख की बात है कि इतने बड़े इंडिया में इतने सारे लोग जो सर्प मित्र या रेस्क्यूअर्स होने का दावा करते हैं वो कहीं इसमें आकर आगे नहीं आते, क्योंकि ये प्रोसेस उनकी समझ के बाहर का है। बजाय इसके कई ऐसे देखे गए हैं जो वेनम के इलीगल काम में ज़रूर जुड़े होते हैं, ज़रूर जुड़े होते हैं। अक्सर कुछ ऐसी भी बातें हैं हमारे यहाँ कि हम कानून को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। हमको प्रोसेस बहुत आसान चाहिए। हमको लगता है कि अगर प्रोसेस में थोड़ा सा भी पेपर वर्क है तो हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे। हमको आसान प्रोसेस चाहिए। अगर वो मिल जाता है तो हम ज़रूर काम में आ जाएंगे। पेपर वर्क से, प्रोफेशनलिज्म से, कानूनी तरीके से अगर आप बचते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। ये तो हुई बात कि क्यों हमारे यहाँ के रेस्क्यूअर्स इस काम में आगे नहीं आना चाहते। दूसरा ये कि इस प्रोसेस को पूरा कैसे किया जाता है, तो काफ़ी ऐसा प्रोसेस है, ये फ्रेजाइल अगर कहा जाए तो, क्योंकि स्नेक को ऐसे हालातों में हैंडल करना, उसका वेनम निकालना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है स्नेक के लिए भी, क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं वेनम रिलीज़ करता है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़बरदस्ती आप उससे वेनम निकालते हैं, करवाना ही होता है। और कई सारी चीज़ें होती है, जैसे प्रॉपर बीकर्स होने चाहिए और बीकर्स का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आप वेनम निकालने के बाद कैसे फीड करवाते हैं स्नेक्स को, इन कई सारी चीज़ों पर द क्वालिटी ऑफ वेनम डिपेंड करती है। तो फर्दर स्टडीज़ चल रही हैं। होपफुली नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे कई सारे यूनिट्स बनने के आसार हैं आगे, जहां पर वेनम की मिल्किंग की जाए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो, या कंपनीज़ हैं या रिसर्चर्स हैं जो इस फील्ड में आगे आने का प्रयास कर रहे हैं। आज का आखिरी सवाल अमित जी प्रहलाद पांडे जी का है। रेगुलर व्यूअर हैं अगेन, और ये स्नेक सेविंग का भी काम करते हैं अपने ज़िले में, अंबिकापुर के हैं ये और छत्तीसगढ़ के ही हैं। इनका एक सवाल है, काफ़ी दिनों से ये पूछ रहे थे कि इनके एरिया में ही नहीं, अगर कहा जाए तो भारत के कई सारे एरियाज़ में ये एक अफवाह उड़ी है कि हाउस गेको, या जिसे हम छिपकली कहते हैं, घरेलू छिपकली, वो काफ़ी विषैली होती है और एक वियर्ड सा उसका टेक्सचर होता है, जिस कारण लोग थोड़ा सा घबराते हैं। तो इनके सवाल पर आते हुए, क्या वो वाकई में वेनमस है या इंसानों को काटने से कोई दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी उसमें जहर नहीं होता है। बल्कि मैं तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हालांकि YouTube में आपने कई लोगों को देखा होगा कि छिपकली को अपने कान में लगा के झुमके की तरह लोग पहनना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मेरे घर की ही बात है। चिड़िया ने घोंसला बना के रखा था और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा जो है नीचे गिर गया था। तो मैं उसको उठा के ऊपर घोंसले में रखने का प्रयास कर रहा था, तभी मेरी उंगली को किसी चीज़ ने पकड़ा। जब मैंने बाहर निकाला तो एक छिपकली थी। तो मैंने कोई उपचार नहीं किया और मैं आपके सामने सही सलामत हूँ। इसका मतलब ये है कि उसमें ज़रा भी वेनम नहीं होता है। हालांकि मैंने जो पहले बताया कि कान में झुमका बना के लोग पहनते हैं, उसको भी देख के आप सीख सकते हैं। हालांकि स्टंटबाजी दिखाने में हम यकीन नहीं करते हैं, वरना झुमके पहन के आके हम ये बता रहे होते हैं कि देखिए इस पर कोई जहर नहीं होता है। ठीक है अमित जी, आपने कहा वेनम नहीं होता, जहर नहीं होता, तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स अखबार में हम कई बार पढ़ते हैं कि खाना बनाते समय छिपकली गिर गई, उस खाने को खा के बच्चे बीमार पड़ गए, घर वाले बीमार पड़ गए। तो ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसके पीछे ये रीज़न है कि छिपकली जिन जगहों पे रहती है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहती है, तो हल्का सा जहर, पॉइजन जो है वो उसके स्किन पे आपको मिल जाता है। ये इतना घातक नहीं है कि इंसान की जान ले, लेकिन 2-3 इंसिडेंट ऐसे भी हैं जहां जेल में उन लोगों को रखा गया है, ड्रगिस्ट लोगों को, जो मतलब ड्रग्स के आदी हो चुके थे और क्राइम में इन्वॉल्व थे। तो बताया जाता है, ऐसी कहानियाँ बताई जाती हैं कि जब उनको ड्रग्स से दूर किया गया तो वो अपने सेल में मिलने वाली छिपकलियों को पकड़ के खाया करते थे। इससे उनको हल्का नशा जो है ये फील होता था, लेकिन ये इतना घातक बिल्कुल नहीं है कि किसी इंसान की जान ले ले। बीमार ज़रूर कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस कंडीशन में वो रहते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस उनके स्किन के ऊपर होते हैं जो आपको बीमार बना सकते हैं। तो बेसिकली वेनमस नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो बच्चे बीमार पड़ते हैं, या जो भी है छिपकली वाला खाना खाने के कारण बीमार पड़ते हैं, तो बेसिकली वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो
तो आप अपने इलाके के लोगों को प्रहलाद जी बता सकते हैं कि घरेलू छिपकलियाँ जो होती हैं वो वेनमस नहीं होती है, लेकिन उन्हें पकड़ने का प्रयास ना करें क्योंकि वो अपनी पूंछ छोड़ देती हैं और पलट कर काट सकती हैं। काफ़ी घिनौना हो सकता है वो, एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का ये संस्करण पसंद आया होगा। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। कई बार कोशिशों के बाद भी कुछ सवाल नहीं मिल पाते, तो कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए आप सवाल अपने ज़रूर भेजिएगा। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। हम हैं टीम एशियन। जय हिंद, वंदे मातरम।